उजले गणवेश के साथ एक साथ कदमताल करते ये स्वयं सेवकों की 1925 से शुरू हुई यात्रा आज 2025 को अपने 100 वर्ष पूरे कर चुकी है। नागपुर की धरती पर देश प्रेम की प्रेरणा से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जिस विचार को जन्म दिया, वो आज विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का वट वृक्ष बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस, जिसने समाज को संगठित करने का सपना देखा था, आज उस सफर को पूरे 100 साल हो चुके हैं। तो आरएसएस के कामों का अवलोकन पूरा देश कर रहा है। इन 100 सालों में संघ ने बदलाव भी देखे और चुनौतियां भी, आलोचना भी झेली और स्वीकार्यता भी पाई, लेकिन हर दौर में संगठन ने खुद को समाज के साथ खड़ा किया। यही कारण है कि आज इसकी शाखाएं विदेशों तक फैल चुकी हैं। 1925 स्थापना नागपुर, 1940 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपस्थिति, 1975 आपातकाल विरोध, 1990 राम जन्मभूमि आंदोलन, 2025 100 साल 60,000 से ज्यादा शाखाएं। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आरएसएस की सेवा, समर्पण और संस्कृति के योगदान को सराहा है। इस अवसर पर उन्होंने 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी कर आरएसएस को देश की मजबूती का आधार स्तंभ भी बताया। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। साथियों, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। आरएसएस ने 1927 में भगवा ध्वज को संघ का गुरु घोषित किया और गुरु दक्षिणा देने की प्रथा शुरू हुई। ये संघ के लिए सर्वोच्च आदर्श है, जिसे हर वर्ष व्यास पूर्णिमा पर गुरु पूजा के रूप में मनाया जाता है। अपनी संघर्ष की यात्रा में आरएसएस ने प्रतिबंध का दंड भी झेला। कठिन परिस्थितियों के बावजूद संघ ने सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता उन्मूलन एवं जन सेवा कार्यों को गति देना नहीं छोड़ा। आज संघ जब अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है, तो 100 वर्ष की उसकी यात्रा में देश प्रेम, भक्ति के लिए की गई आहुति सभी वरिष्ठ जन याद कर रहे हैं। आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है और देश दुनिया में कहीं भी विपत्ति आती है तो बिना निमंत्रण के बुलावे हमारे स्वयंसेवक वहाँ पर खड़े होते हैं और समय समय पर अनेकों लोगों ने आरएसएस की सराहना। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने का ये ऐतिहासिक पल केवल आरएसएस के लिए नहीं, बल्कि उसके हर स्वयंसेवक के लिए है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। संघ ने आम लोगों में देश प्रेम बढ़ाया, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए, साथ ही नेतृत्व को सुदृढ़ करने की अहम भूमिका निभाई। और आज संघ के नेतृत्व से उभरे हुए लोग संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ और अपनी यात्रा को भी याद कर रहे हैं। के निर्माण को लेकर और देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए एकमात्र संस्था पूरे देश में है जो देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए, देश के चरित्र के लिए और देश की एकात्मता के लिए काम करती है। उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक दिन है कि कोई संस्था निर्बाध रूप से बहुत सारी कठिन परिस्थितियों के बाद भी 100 साल पूरा करे और करोड़ों की संख्या में उनके साथ में लोग जुड़े। और आज मेरा भी सौभाग्य है कि मेरा बचपन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बीता है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। इन 100 वर्षों में संघ ने भारतीय संस्कृति, एकता और सेवा के यज्ञ में अपनी आहुति दी, जो सतत जारी है। अब संघ 100 साल पूरे करने के बाद नए संकल्पों के साथ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और समरसता की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस विशाल संगठन की 100 वर्ष की यात्रा पर जिसे आरएसएस कहा जाता है। जी हां, आरएसएस ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये 100 वर्ष की यात्रा शाखाओं और गणवेश तक सीमित नहीं बल्कि देश में अपने आप को झोंक देना, अपनी आहुति देने का वो नाम है जिसने आज सबके सामने एक नया प्रतिमान गढ़ा है। ऐसे में विचारधारा का ये सफर और समाज में इसका कितना हुआ है असर, इसी पर आज डिबेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस ने क्या हमारे देश के लिए किया, क्या उसका योगदान था और उसको देखने के नज़रिए अन्य पक्षों के क्या क्या हैं। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में आरएसएस का विचार हमारे बीच शेयर करने के लिए प्रभात मिश्र जी, आरएसएस विचारक, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे सामने शेयर करेंगे आरएसएस को करीब से जानने वाले प्रफुल्ल पारे जी का, बहुत स्वागत है आपका। और एक अलग नज़रिए से भी आरएसएस को देखा जाता है, वो नज़रिया हमारे साथ शेयर करेंगे, एक्टिविस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसा कि हमने बताया कि आज का दिन महत्वपूर्ण और कल वो विजय उत्सव जिसमें आरएसएस अपने 100 साल पूरे करने का उत्सव मनाएगी। लेकिन ऐसे समय में पीछे मुड़कर भी हमें देखना होगा कि 100 साल में आरएसएस के सामने क्या क्या चुनौतियां रहीं, किन चुनौतियों से उन्होंने काम किया और उसको लेकर आरएसएस का क्या वक्तव्य है। तो ओपनिंग कमेंट्स हम पहले ले लेते हैं प्रभात जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब 100 वर्ष हो रहे हैं संघ के, तो अपने अपने नज़रिए से आरएसएस को सब लोग देख रहे हैं। ऐसे समय में संघ की ओर से अपनी 100 वर्ष को कैसे देखा जाता है, कैसे वो अपने अवलोकन करती है 100 वर्ष को? देखिए मोहन जी, ये बहुत ही अत्यंत गौरवशाली क्षण है और समाज जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पे जो आपने चर्चा की है, उसमें जो मैं महत्वपूर्ण संदर्भ जो बताना चाहूँगा वो ये है कि आज़ादी के पूर्व हम जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत ब्रिटिश राज का उपनिवेश था और इस उपनिवेशवादी मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत थे। और प्रयास की इस कड़ी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी तमाम अलग अलग विचारधारा के लोग देश को स्वतंत्र कराने के लिए लगे हुए थे और उसमें डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर हेडगेवार जी ही अपनी तरह से वो अपना योगदान दे रहे थे। लेकिन कालांतर में जैसा जैसा समय बीतता गया, एक बात जो बहुत स्पष्ट तौर पे सामने आई कि इस देश की हमारे इस राष्ट्र की मूल चेतना क्या है और इस राष्ट्र की मूल चेतना को जैसा कि डॉक्टर केशवराव बलिराम पंत हेडगेवार जी ने समझा, उन्होंने ये जाना कि इस राष्ट्र की जो चेतना है वो हिंदू मानस में है, सनातन संस्कृति में है और इस भाव को लेकर के वो जब कांग्रेस में थे तो भी वो इस भाव से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कालखंड बीतता चला गया, उन्हें ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये जो दल हैं ये उस भाव को लेकर के नहीं चल रहे हैं और उस समय तक वो साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था 1928 में, वो उसमें भाग ले रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं और 8 वर्ष की अवस्था में, जब मैं 1897 की घटना का उल्लेख करूं तो वो मात्र 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विक्टोरिया का आने का जो है उन्होंने विरोध किया था। जब प्रसाद बांटे जा रहे थे तो उन्होंने प्रसाद फेंक करके इस विक्टोरिया के आगमन का उन्होंने विरोध किया था। साथ ही साथ उन्होंने 1921 की मैं बात बताऊंगा, उन्होंने 1921 में उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के ऊपर। और साथ ही साथ 8 वर्ष की अवस्था में तो मैंने बताया ही आपको, 1901 में वो एडवर्ड सप्तम का भी विरोध कर रहे हैं। 1908 में वो बम फेंक करके ब्रिटिश राज का भी विरोध कर रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि आरएसएस ने तो कुछ आज़ादी में योगदान ही नहीं दिया जी, और इस तरीके की बातें आती है। ये सारी बातें आप लोग रखते क्यों नहीं? लोगों को पता ही नहीं है कि आरएसएस ने आज़ादी में भी कितनी लड़ाई लड़ी है। जी जी, ये इसलिए मैंने ये पक्ष यहाँ पे रखा है मोहन जी। और साथ ही साथ उन्होंने जंगल सत्याग्रह भी किया।
तो पूरा उनका ध्यान इस बात पे था कि भारत को इस उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलने के पश्चात हमारे भारत की जो धारणा है, उसकी जो भारतीयता की जो एकात्मता है, उसकी जो चेतना है, उसका कैसे प्रसार हो जन जन में, इसके लिए उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना का भाव विकसित नहीं होगा, यानी व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना, इसका मूल मंत्र उन्होंने संघ की शाखा के माध्यम से दिया, जिसकी स्थापना 1925 में हुई और मोहिते की बाड़े के से उन्होंने संघ की शाखा प्रारंभ की। और डॉक्टर साहब का यह स्पष्ट मत था कि जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, वो अच्छा चरित्रवान नहीं होगा, अच्छा संस्कारित नहीं होगा, तब तक उस राष्ट्र का वह भला नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने सज्जन शक्ति को संगठित करने का एक माध्यम उन्होंने चुना, संघ की शाखा को स्थापित करके। ठीक है, तो ये संघ के वो काम भी हैं जो कि आमतौर पर दिखाई नहीं देते या इनकी चर्चा नहीं हो पाती कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ाद भारत में भी किस तरीके से संघ ने समर्पित होकर काम किया। हमारे साथ प्रफुल्ल पारे जी हैं, उनसे भी टिप्पणी ले लेते हैं। जब संघ के 100 साल की चर्चा हो रही है, कुछ उपलब्धियों की भी बात हो रही है, कुछ ऐसा प्रकरण याद आता है आपकी रिपोर्टिंग के दौरान, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो संघ को एक नए नज़रिए से हमारे सामने प्रस्तुत करती है, उनकी देशभक्ति को प्रस्तुत करते हैं, कुछ आपको अनुभव याद आता हो तो बताएं। मोहन जी धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, आज़ादी के बाद आज़ादी से पहले बना एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुझे लगता है कि भारत में इतने विरोध झेलने के बावजूद, तरह तरह के षड्यंत्रों को झेलने के बावजूद अपने 100 वर्ष पूरे करता है और बाकायदा अपनी विचारों को समाज के बीच ले जाकर के समाज का निर्माण करते हुए, व्यक्ति का निर्माण करते हुए, सामाजिक समरसता को सामने रखते हुए, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए वो एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए काम करता है और 100 साल पूरे करता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कोई साधारण घटना नहीं है कि एक संगठन जो कुछ लोगों से शुरू हुआ हो, 150 लोगों ने मिल करके बनाया हो और फिर उसके बाद वो 100 वर्ष तक काम करता रहे और पूरे भारत की राजनीति और राजनीतिक मतलब आज पूरी संघ उस धुरी पर आज भारतीय राजनीति घूम रही है पूरी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वतंत्र भारत की बड़ी घटना मैं इसको मानता हूँ जी। तो ये जरूर एक आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है कि वो हमेशा से देश को प्रथम रखकर काम करता रहा है और इसीलिए जब आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उस देशभक्ति की चर्चा चारों ओर है। हम प्रेम दुबे जी की ओर भी रुख कर लेते हैं और उनका क्या नज़रिया रहा है संघ को लेकर, एक आलोचक वर्ग भी रहा है, तो ऐसे लोग किन बातों को लेकर संघ के आलोचना करते हैं और कुछ तो अच्छाई होगी वो भी बताइए दुबे जी की। कुछ अच्छी चीज़ें भी है संघ में और कुछ आपको लगता है कि उसमें खामियां हैं, ठीक करने की ज़रूरत है, वो भी बताइए। भाई ऐसा है कि आरएसएस भी देश का संगठन है और ठीक है कि उसने अनेक अवसरों पर मतलब काम भी किए हैं, मैं मानता हूँ। और जो विचारधारा प्रसारित की जाती है, भाषणों में बताई जाती है, वो भी मतलब जो है बहुत हद तक ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो कहा जाए और प्रसारित किया जाए, है ना, उसमें मैंने कथनी और करनी में तो फर्क नहीं होना चाहिए। किन बातों में ऐसा लगता है आपको? सुनिए ना, मैं व्यक्तिगत अनुभव बतला रहा हूँ, आप माफ कीजिएगा, है ना। मेरे आरएसएस के बहुत सारे मित्र हैं, अच्छे संबंध है मेरे, डिस्कशन होती है, बात होती है। फिर एक पार्षद है ना, तो उनसे ऐसे ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा वो मुसलमानों के ऐसे कुछ, मैंने कहा यार जो है इतने साल हो गए, अलग राष्ट्र बन गया, ये बन गया, पाकिस्तान हो गया, और
यहीं के मुसलमानों से तुम परेशान हो और जो है कश्मीर को लेके और सबको लेके पाकिस्तान को लेके क्या करोगे, मुसीबत हो जाएगी। तो वो कहे तलवार लेके निकलेंगे हम। हमने कहा यार भाईचारे की बात, जी 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 बोलिए। को संभालो। तो कहे नहीं नहीं नहीं, वो तो उनसे हमारी पटेगी नहीं, हम तो तलवार ले। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, और ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं, विरोधाभास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसको कहाँ तक गिनाया जाए। ठीक है, चलिए एक इसका जवाब भी ले लेते हैं कि बार बार कहा जाता है कि संघ की अवधारणा अखंड भारत की है, ऐसे में पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा, कैसे संभालेंगे? ये सवाल बार बार उठता है और संघ प्रमुख के सामने भी शायद ये रखा गया था। हम समझ लेते हैं, दोनों पैनलिस्ट हमें एक एक करके बताएंगे। पहले पारे जी, ये बात को कैसे देखते हैं आप? आम लोग भी इसी तरीके से आलोचना कर देते हैं कई बार संघ की। अखंड भारत आप बोलते हैं, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको रख लोगे क्या? इस टाइप के सवालों का क्या जवाब है? देखिए, भारत का जो पुराना, जो प्राचीन स्वरूप है, जिसको संघ कहता है अखंड भारत, तो अखंड भारत में तो फिर वो चीन भी आता है। तो बात वो बहुत एक वृहद स्तर पर की जाती है कि एक पूरी, जिसको अगर हम आज के मौजूदा नक्शा में देखें तो एक एशियाई ताकत जो हमारे आसपास जो दिखती है, वो सब एक अखंडता के साथ मतलब वो उठे उसको, मैं उसको ऐसा इस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ। और दूसरा, जहां तक आप मुसलमानों वाली बात आती है, तो मुझे तो याद नहीं कि संघ ने कभी ये कहा हो कि इस देश के मुसलमानों को हम भगा देंगे, निकाल देंगे या मार डालेंगे, या कोई गजवाए हिंद जैसी कोई जैसी कल्पना होती है ना, वैसी कोई संघ ने ऐसा कोई विचार दिया हो कि मुसलमान समाप्त कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। संघ एक बात जरूर करता है, संघ ये कहता है कि इस देश के कुछ मुसलमानों ने जो मतांतरित हुए हैं, वो उनके पूर्वज हिंदू हैं। बस एक इतना सा आग्रह संघ का होता है कि इस देश के मुसलमानों को यह स्वीकार करना चाहिए कि आपने अपनी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन आपके पूर्वज नहीं बदले, आपकी संस्कृति नहीं बदली। और इसका उदाहरण बकायदा एक इंडोनेशिया जैसे देश के साथ दिया जाता है कि भाई एक पूरा का पूरा देश मुस्लिम हो गया, लेकिन वहां की संस्कृति नहीं भूली, वो उनका आपका जीवन जीने का ढंग, आप भले ठीक है किसी भी धर्म को मानिए, संघ ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों का विरोध करते हैं। ये बात जरूर है कि आप अपनी पद्धति से, जो पूजन पद्धति है आप कीजिए, लेकिन आप कम से कम मुस्लिम हिंदू विरोध करेंगे, राष्ट्र के साथ खड़े होइए। कुल मिलाकर के संघ के आप देखिए, संघ के कार्यालयों में किसी देवी देवता भगवान की पूजा या आपको मूर्ति प्रतिमा नहीं मिलेगी, तस्वीर भी नहीं मिलेगी। किसी स्वयंसेवक ने लगा दी हो कार्यालय में, वो एक अलग बात है। संघ भारत माता की पूजा करता है, वह इस राष्ट्र को मतलब पूजित मानता है। वो संघ का एक सीधा सीधा वाक्य है कि तेरा वैभव सदा रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मतलब आप, ये देश रहना चाहिए, मतलब एक राष्ट्र रहना चाहिए, इसे एक माता की तरह, माँ है ये, इसका वैभव बनाना चाहिए। इतनी सी बात है। बाकी ऐसा कोई कि मुसलमानों के विरुद्ध ये हो जाएगा, वो ये सब अफवाहें वर्षों से चल रही है। ये धारणा कोई आज की नहीं है, ये जब से संघ बना था तब से। और संघ को तो विभाजन मतलब उनका नाम भी लिया जाता है कि संघ जो है वो दो राष्ट्र का समर्थक रहा। ये सब बातें जो लोग करते थे उनके साथ उनको जस्टिफाई करने के लिए संघ का नाम जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। संघ ने कभी नहीं कहा, आप पुराने से पुराना भाषण भी उठा करके देख लीजिए, संघ ने कभी ये नहीं कहा। आपको ताजे कई ऐसे भाषण मिल जाएंगे। अभी जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, वो खुद भी कहते हैं कि मुस्लिमों के बिना तो कहाँ आप कल्पना कर सकते हो भारत की। तो इतनी स्पष्ट बात बोलने के, लेकिन हाँ एक जरूर उनका आग्रह रहा है कि इस देश में आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आपके पूर्वज सनातनी थे, आपको इस संस्कृति में रच बस के जीना चाहिए, एक आग्रह रहता है बस। ठीक है दुबे जी, कोई सवाल आपका? ये चीज तो स्पष्ट है पहले से कि संप्रदाय और धर्म का विरोध नहीं है, राष्ट्र को एक करने जैसी बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है। अरे भाई, राष्ट्र को एक करो आप, लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्र को बांट के आप एक कैसे करोगे? कैसे बंट रहा है? ये हमारे भैया बोलते हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, विचार अच्छे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि विचारों की दृष्टि से तो वो ओपन में बहुत अच्छा होता है। लेकिन इनसे पूछिए
कि ये भाजपा का शासन है और सारे शीर्ष के मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े बड़े विख्यात और कुख्यात हैं, और मीडिया में आपने भी सुना है, पढ़ा है, दुनिया ने किया, कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं, कैसी गालियां दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं। चलिए, ये संघ का विषय हम आज शेयर कर रहे हैं। प्रभात जी, इसमें कुछ जोड़ेंगे क्या? कई बार सरकार को भी संघ मान लिया जाता है, किसी प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार है तो संघ की सरकार मान लिया जाता है। आरएसएस की विचारधारा लेके गए हैं ना, ठीक है, हाँ, बता रहे विचारधारा के कारण सरकारों को क्रिटिसाइज किया जाता है और संघ का मान लिया जाता है। प्रभात जी, क्या जवाब? सुनिए, हम बता रहे हैं, एक तरफ गांधी की को संघ ने मान्यता दे दी, ठीक है ना, लेकिन दूसरी तरफ जो है उन्हीं की एक साध्वी जो है वो गांधी जयंती के दिन गांधी जी को के तस्वीर के सामने पिस्तौल लेके खड़ी होती हैं। ये क्या बात है? ठीक है, जवाब ले रहे हैं। आगे दुबे जी, आ गई बात, आ गई सीधा जवाब। हाँ प्रभात जी, क्या ऐसी चीजें जो विरोधाभासी हैं, संघ के अंदर से ही लोग कई बार विचारधारा को कुछ सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाते और अपनी अपनी बात कहते हैं जिसे विरोधाभास दिखता है, इसका क्या कारण है? देखिए मोहन जी, ऐसा है कि संघ से अनुप्राणित होकर के राष्ट्र जीवन को सशक्त करने में 32 संगठन सक्रिय हैं और उससे भी जुड़े हुए कई संगठन वैचारिक रूप से काम कर रहे हैं। अब हम यदि किसी एक आयाम को लेते हैं, राजनीतिक आयाम को, तो राजनीतिक आयाम में कई प्रकार के लोग होते हैं, उनकी अपनी वो होती है, लेकिन उसे ये ना मान लिया जाए कि वो संघ का विचार है या वो संघ की विचारधारा है। वो व्यक्ति का उसका अपना मत हो सकता है या उस राजनीतिक क्षेत्र में उस चीज़ें हो सकती हैं। संगठन का मत नहीं, संगठन का मत वो नहीं है। संगठन का तो स्पष्ट मत है कि भारत को एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना वैश्विक स्तर पे, और उस राष्ट्र को इतना मजबूत बनाना कि उस राष्ट्र की ओर कोई भी वक्र दृष्टि से ना देख सके। वो राष्ट्र अपने आप में स्वयं इतना संगठित रहे, सुसज्जित रहे, स्वावलंबी रहे कि उस राष्ट्र में रहने वाले निवासी गौरव की अनुभूति कर सकें, और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी उसके साथ जुड़ना चाहे उसे भी गौरव की अनुभूति हो। ये भाव संघ जो है अपने स्थापना काल से भाव जगाते हुए आया है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लें तो हिंदू स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है। हिंदू स्वयंसेवक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे यहाँ से भारत से लोग गए उनको उनके स्तर पे उनको सांस्कृतिक रूप से जोड़े रखने का कार्य किया और सांस्कृतिक एकात्मता का आधार दिया। यदि सांस्कृतिक एकात्मता यदि नहीं होती तो हम देख रहे हैं कि विश्व में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और उसका समाधान कैसे होगा। तो उसका समाधान संघ ने दिया अपनी शाखा के माध्यम से कि व्यक्ति संस्कारित होगा, व्यक्ति अनुशासित होगा, तो वो जहां भी रहेगा वह अच्छे से स्वीकार किया जाएगा। इस बात की पुष्टि आज का अंतर्राष्ट्रीय पटल करता है कि जहां भी हिंदू गए हैं वहां पे उनका उस राष्ट्र से, उस देश से, वहां की शासन प्रणाली से कहीं कोई विरोध नहीं है। हिंदुओं को एक उनके एसेट के रूप में देखा जा रहा है, उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये उसकी कहीं ना कहीं संस्कार है, वो उसकी कहीं ना कहीं ऐसी उसकी उन्नति हुई है वैचारिक रूप से कि उसे अस्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात बार बार कही जाती है विपक्षी दलों की ओर से भी कि संघ जो है वो सांप्रदायिक संगठन है, इसलिए उसे बैन कर देना चाहिए। ऐसी बातें मंचों से कही जाती है। इस पर क्या कारण है? ऐसा लेबल क्यों चिपका हुआ है संघ के ऊपर कि सांप्रदायिकता के कारण उसे बार बार बैन करने जैसी बातें कही जाती है? प्रभात जी, फिर देखिए मोहन जी, मैं पुनः इतिहास में थोड़ा जाना चाहूँगा। जब संघ की स्थापना हुई और उसके पूर्व जब डॉक्टर हेडगेवार काम कर रहे थे तो उनको ये समझ में आने लगा कि जो ये अन्य दल हैं उनकी जो वैचारिक जो कहना चाहिए कश्मकश है वो केवल सत्ता को पाने के लिए है, वो इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए नहीं है। उनके पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं था। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की विजयदशमी के दिन। क्योंकि उन्हें स्पष्ट लग रहा था कि अंग्रेजों का विरोध ठीक है अपनी जगह, बिल्कुल अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए, उपनिवेशवाद का विरोध होना चाहिए। उस समय डच भी थे, उस समय क्या बोलते पुर्तगाली भी थे, ऐसे कई यहाँ पे साम्राज्यवादी शक्तियाँ सक्रिय थीं। लेकिन उनका ये मानना था कि हमारे पास जब आज़ादी आ जाएगी तो हम आज़ादी के बाद कैसे हम अपने राष्ट्र को खड़ा करेंगे। तो उस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए कोई ऐसी स्पष्ट नक्शा, स्पष्ट एक रोड मैप उन दलों के पास नहीं था, जिसके कारण वो इस बात के लिए विवश हुए कि हमें अपना एक ऐसा संगठन बनाना है
जो इस राष्ट्र की एकात्मता की बात करेगा, ठीक। जो इस राष्ट्र के स्वावलंबन की बात करेगा, जो इस राष्ट्र के स्वाभिमान की बात करेगा। पारे जी, इसे कैसे देखते हैं कि राजनीति में बार बार संघ को खींच लिया जाता है जब से संघ बना है, जबकि संघ कई बार कह चुका है उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर राजनीति उसके बिना हो नहीं पाती। बिल्कुल संघ के मैंने अभी आपसे यही कहा ना कि भारत की पूरी राजनीति की जो धुरी है ना वो संघ ही बन गई है आजकल। और भारतीय जनता पार्टी बोले वो संघ का एक घटक, ऐसा कोई अनुषांगिक संगठन थोड़ी ना है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में संघ के स्वयंसेवक हैं, और जैसा भी प्रभात जी बता रहे थे कि संघ का जो स्वयंसेवक होता है या संघ से जुड़ा हुआ होता है, वो एक बार संघ के संस्कार लेने के बाद, क्योंकि संघ जो है वो समाज और व्यक्ति का निर्माण, उसका मूल काम उसका वही है। तो एक बार जब व्यक्ति संस्कारित शिक्षित होकर के जब अब जिस क्षेत्र में भी रहता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, या दुनिया का कोई सा देश हो, या दुनिया के किसी भी देश में वो नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, कुछ भी करता हो, वहां पर उसके वो संस्कार दिखाई देते हैं। तो राजनीति में तो संघ के संस्कारित लोगों ने जिस तरह से, अब आप भारतीय जनता पार्टी को बोलते ना, जिस रफ्तार से वो बढ़ी है, और संघ ने जो काम किए हैं उसका जो असर आज आपको समाज में दिखाई दे रहा है कि आज आपको राष्ट्रवाद के चलते आज दूसरी कोई पार्टियां आप देख लीजिए, वामपंथ लगभग एक आध किसी राज्य में बचाओ तो बचाओ, बाकी तमाम जगहों पर जो राजनीतिक दल हाशिए पर आए हैं, तो वो संघ को इसका मूल जिम्मेदार मानते हैं कि ये संघ ही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और वो लोग भारतीय जनता पार्टी को संघ का अनुषांगिक संगठन मान लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे संघ डेली टू डेली जैसे मीटिंग होती है ना, रिपोर्ट कार्ड बना करके देना, भाजपा डेली रिपोर्ट करती है संघ को, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जो नहीं जानते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध राजनीतिक दल है, उसको जो करना होता है वो राजनीति जैसा वातावरण है, जैसी स्थितियां हैं उसके हिसाब से वो करती है। और संघ अपना जो काम है वो कर चुका होता है, वो उसके स्वयं सेवक वहां पर है, तो वो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उसी विचार को लेकर के वो अपनी पार्टी में भी काम करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो कई लंबी यात्रा है, इसलिए समय इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमने जितना समय रखा था उसमें काफ़ी पक्षों को हमने छूने की कोशिश की है। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं ख़त्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रेम दुबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रभात मिश्रा जी थे, उनका धन्यवाद। और प्रफुल्ल पारे जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।